देखो पूर्णांकी प्रांत और क्षेत्र की परिभाषा देखो, फिर थ्योरम बताते हैं। पूर्णांकी प्रांत क्या है? इंटीग्रल डोमेन इंग्लिश में कहते हैं। तो देखो इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन पूर्णांकी प्रांत हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांकी प्रांत। एक से अधिक अवयव वाला, एक से अधिक अवयव, एक से अधिक अवयव वाला क्रम विनिमय इकाई सहित वलय, क्रम विनिमय इकाई सहित वलय जिसमें शून्य भाजक न हो, जिसमें शून्य भाजक न हो, पूर्णांकी प्रांत कहलाता है। पूर्णांकी प्रांत कहलाता है। पूर्णांकी प्रांत कहलाता है। अर्थात A, B belong in D, तो A into B belong in D, A into B belong in 0 implies A is equal to 0 और B is equal to 0। शून्य भाजक ना हो का मतलब समझते हो कि D के यदि A और B दो अवयव लिए जाएं तो दोनों का गुणनफल 0 तभी हो जब दो में से कोई एक 0 के बराबर हो। ठीक है? A बराबर 0 हो अथवा B बराबर 0 हो, तब दोनों का गुणनफल 0 रहता है। तब कहेंगे कि उसमें शून्य भाजक नहीं है। शून्य भाजक नहीं है। शून्य भाजक होने का मतलब क्या हुआ कि न A 0 के बराबर हो न B 0 के बराबर हो, लेकिन गुणनफल 0 के बराबर। इसका मतलब कैसे? जैसे 2 और 3 का गुणन मॉडुलो 6 के सापेक्ष, गुणन मॉडुलो 6 के सापेक्ष गुणा करो तो 2 तिहाई 6 आएगा। तो 6 को 6 से डिवाइड करो, 6 कम 6 रेशेषफल 0, तो 0 आया। तो 2 भी 0 के बराबर नहीं है और 3 भी 0 के बराबर नहीं है, लेकिन 2 और 3 का गुणनफल 0 आ रहा है। गुणन मॉडुलो 6 के सापेक्ष आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम कहेंगे ऐसे स्थिति जहाँ रहेगा तो कहेंगे शून्य भाजक उपस्थित है। शून्य भाजक उपस्थित नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का गुणनफल 0 तभी हो जब दो में से कोई एक 0 के बराबर हो, तब कहेंगे शून्य भाजक नहीं है। ठीक है? शून्य भाजक नहीं है। शून्य भाजक है कब? जब न A शून्य हो न B शून्य हो, लेकिन गुणनफल शून्य हो। जैसे न 2 शून्य है न 3 शून्य है, लेकिन 2 और 3 का गुणनफल शून्य आ रहा है, गुणन मॉडुलो 6 के सापेक्ष आ रहा है कि नहीं है? तो ये अवयव जहाँ स्थित रहेंगे तो हम कहेंगे कि शून्य भाजक उपस्थित है। और शून्य भाजक उपस्थित नहीं है, इसका मतलब सामान्य पोजीशन, जैसे आप तक जानते थे कि दो संख्याओं का गुणनफल 0 तभी होता है जब दो में से कोई एक 0 के बराबर हो। ये ना आ रही है दूसरी चीजें, न 2 0 के बराबर है न 3 0 के बराबर, लेकिन गुणनफल 0 आ रहा है, तो कहेंगे शून्य भाजक उपस्थित है। और जब शून्य भाजक नहीं है तो इसका मतलब क्या है? तो 2 और A और B का गुणनफल 0 तभी हो जब दो में से कोई एक 0 के बराबर होते। तो स्वाभाविक स्थिति है जो आज तक जानते चले आए हो कि दो संख्याओं का गुणनफल 0 तभी ना आएगा जब दो में से कोई एक 0 हो। जैसे 5 गुणे 0 करें तो 0 आएगा, और 0 गुणे 17 करेंगे तभी 0 आएगा। तो दो में से कोई एक 0 है कि नहीं है? लेकिन जब A और B दोनों 0 ना हो, गुणनफल 0 हो, तब कहेंगे शून्य भाजक उपस्थित है। उपस्थित है। शून्य भाजक उपस्थित नहीं है, इसका मतलब कि A और B का गुणनफल 0 तभी हो जब दो में से कोई एक 0 हो। दो में से कोई एक 0 हो तब गुणनफल 0 हो, तो कहेंगे शून्य भाजक नहीं है। शून्य भाजक नहीं है। तो एक से अधिक अवयव वाला क्रम विनिमय इकाई सहित का मतलब क्या होता है? क्रम विनिमय इकाई सहित वलय का मतलब समझते हो? वैसे जानते क्या हो? रिंग की परिभाषा ये ना है वलय की कि प्लस के रिस्पेक्ट आवेली हो, गुणन के सापेक्ष सेमी ग्रुप हो, अर्ध समूह हो, और फिर वितरण नियम संतुष्ट हो, तो क्या कहलाता है? वलय। लेकिन यदि गुणन संक्रिया के सापेक्ष क्रम विनिमय नियम का भी पालन होने लगे जिस वलय में, यानी A इंटू बी बराबर B इंटू ए, योग के सापेक्ष आवेली है तो प्लस के रिस्पेक्ट तो अब क्रम विनिमय नियम का पालन होता होगा। लेकिन यदि संयोग बस है किसी वलय में गुणन संक्रिया के सापेक्ष भी क्रम विनिमय नियम का पालन होने लगा
तो इसको क्रम विनिमय वलय कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रम विनिमय वलय। और यदि संयोग बस किसी वलय में गुणन संक्रिया के सापेक्ष तत्समक अवयव भी उपस्थित हो गया, यानी एक है, ठीक है, तब उसको क्या कहेंगे? इकाई सहित क्रम विनिमय वलय। तो वही ने लिखा, एक से अधिक अवयव वाला क्रम विनिमय इकाई सहित वलय। इकाई सहित मतलब तत्समक अवयव एक भी हो गुणन संक्रिया के सापेक्ष, ठीक है, तो उस वलय को क्या बोलेंगे? इकाई सहित क्रम विनिमय वलय। और उसमें एक से अधिक अवयव हों तो वे पूर्णांकी प्रांत कहलाएगा, बशर्ते उसमें शून्य भाजक उपस्थित न हो। शून्य भाजक उपस्थित न हो, इसका अर्थ क्या हुआ कि ए और बी का गुणनफल 0 तभी हो जब दो में से कोई एक 0 के बराबर। समझ में आई परिभाषा? अभी तक समझ में आ गया हो, कोई भी सुनेगा वीडियो भी देखे तो समझ जाएगा, क्योंकि 2 और 3 का गुणनफल 0 देखो हम दिखा दिए, या 2 भी 0 नहीं है, 3 भी 0 नहीं है, लेकिन गुणनफल 0 आ रहा है, क्योंकि मॉडलों का गुणनफल बताए न थे, उसमें भाग देने से शेषफल जो आता है वह गुणनफल कहलाता है ना। जैसे 2 गुणे 7 का गुणा करोगे गुणन मॉडुलो 6 के सापेक्ष तो क्या होगा? 2 सत्ते 14, और 14 को 6 से डिवाइड करो तो 6 दूना 12, शेष 2 आया, तो इसका गुणनफल 2 कहलाएगा, शेषफल के बराबर होगा। अब देखो, तो ये इसको क्या बोल देते हैं? पूर्णांकी प्रांत या इंटीग्रल डोमेन। अब देखो क्षेत्र की परिभाषा लिखते हैं, किसकी? क्षेत्र की, फील्ड की, या FIELD, क्षेत्र की परिभाषा कम से कम 2 अवयव वाला वलय, कम से कम 2 अवयव वाला वलय F प्लस डॉट को क्षेत्र कहते हैं, को क्षेत्र कहते हैं। यदि यह क्रम विनिमय वलय हो, यदि यह क्रम विनिमय वलय हो। दूसरा, इकाई, इसमें इकाई अवयव हो, इकाई अवयव हो, ठीक है। फिर एफ के प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम, एफ के प्रत्येक अशून्य अवयव के, एफ के प्रत्येक अशून्य अवयव के गुणात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व हो, गुणात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व हो, ठीक है। तो देखो यहां पे, तब वह क्या कहलाएगा? फील्ड कहलाएगा। देखो तो अंतर क्या है? जैसे आप वलय के लिए क्या शर्त जानते हो? प्लस के रिस्पेक्ट आवेली हो, गुणन संक्रिया के सापेक्ष अर्ध समूह हो, यानी संबरक नियम का पालन हो, असहचर नियम का, है ना, अब वितरण नियम संतुष्ट, तो उसको क्या बोलते हैं? वलय। उसको क्या बोलते हैं? रिंग, है ना, R प्लस डॉट। अब रिंग में इष्टा प्रॉपर्टी क्या होल्ड हो जाए? उसमें गुणन संक्रिया के सापेक्ष क्रम विनिमय नियम का भी पालन हो जाए, यानी A इंटू बी बराबर B इंटू ए भी हो जाए। फिर क्या है? गुणन संक्रिया के सापेक्ष तत्समक अवयव का भी अस्तित्व, योग के सापेक्ष तो होबे करेगा क्योंकि प्लस के रिस्पेक्ट आवेली होता है ग्रुप, रिंग भी, है ना, पर गुणन संक्रिया के सापेक्ष तत्समक अवयव एक का भी अस्तित्व हो जाए जिस रिंग में, तो उसको क्या कहेंगे? इकाई सहित वलय। क्या कहेंगे? इकाई सहित वलय। क्रम विनिमय नियम तो इकाई सहित क्रम विनिमय वलय, ठीक है। अब फिर क्या है? अगली शर्त क्या है कि शून्य को छोड़कर जितने अवयव हैं रिंग में, शून्य को छोड़कर रिंग में जितने अवयव हैं सबका गुणात्मक प्रतिलोम भी हो। योग के सापेक्ष तो प्रतिलोम हो करेगा क्योंकि R प्लस क्या होता है? आवेली होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? आवेली जब होगा तो यहाँ पे क्या होगा? प्रत्येक अवयव के योज्य प्रतिलोम का अस्तित्व हो करेगा, लेकिन गुणन संक्रिया के सापेक्ष गुणन प्रतिलोम का भी अस्तित्व हो जाए अशून्य अवयव का, शून्य को छोड़कर, क्योंकि रिंग में तो शून्य भी होगा ना,
तो शून्य वाले को छोड़ दो, बाकी जो अवयव बचे हैं सबका गुणात्मक प्रतिलोम भी होना चाहिए। जैसे रिंग में 2 अवयव है तो 1/2 होना चाहिए गुणात्मक प्रतिलोम, गुणा करने से तत्समक अवयव आना चाहिए। 3 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/3 होना चाहिए, गुणा करो तो तत्समक अवयव आना चाहिए। 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5, तो गुणा करने से 1 आ रहा, तत्समक अवयव आ रहा है। ठीक है, तो शून्य को छोड़कर बाकी अवयवों के गुणात्मक प्रतिलोम का भी अस्तित्व है किसी रिंग में। ठीक है, तत्समक अवयव का अस्तित्व है गुणन संक्रिया के सापेक्ष भी किसी रिंग में, और क्रम विनिमय नियम का पालन भी होता है गुणन संक्रिया के सापेक्ष किसी रिंग में, तो उस रिंग का नाम पड़ जाता है फील्ड। 3 प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा होल्ड होगी रिंग के अलावा, रिंग की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होगी, लेकिन 3 एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होल्ड होने लगेगी। क्या? गुणन संक्रिया के सापेक्ष तत्समक अवयव रहेगा, गुणन संक्रिया के सापेक्ष क्रम विनिमय नियम का पालन होगा, और प्रत्येक अशून्य अवयव के गुणात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व होगा। तो 3 प्रॉपर्टी इधर हो गई, और उभर तो सेमी ग्रुप था ही, रिंगे में नहीं था। गुणन संक्रिया के सापेक्ष 2 प्रॉपर्टी होल्ड होती है, संबरक नियम और सहचर नियम। इस प्रकार अब ये कह सकते हैं गुणन संक्रिया के सापेक्ष अशून्य अवयव एक आबेली ग्रुप बनाते हैं। गुणन संक्रिया के सापेक्ष भी अशून्य अवयव जो हैं गुणन संक्रिया के सापेक्ष भी क्या बनाते हो? आबेली समूह। और प्लस के रिस्पेक्ट तो आबेली समूह होते हैं, रिंगे की प्रॉपर्टी में है। ठीक है, तो रिंग तब फील्ड किसको बोल सकते हैं? इतना बोल सकते हो कि प्लस के सापेक्ष क्या हो? आबेली हो। गुणन संक्रिया के सापेक्ष अशून्य अवयव क्या बनाते हो? आबेली समूह बनाते हो। तो वह रिंग क्या होगी? वह वलय क्या होगी? फील्ड कहलाएगा, क्षेत्र कहलाएगा। तो क्षेत्र की परिभाषा क्या हो गई? क्षेत्र की परिभाषा एक समेट करके 2 लाइन में बोलना है। तो वह वलय, या बोल सकते हो कि वह वलय जिस वलय में आर के अशून्य अवयव गुणन संक्रिया के सापेक्ष आबेली ग्रुप बनाते हों, वह वलय फील्ड कहलाती है, क्षेत्र कहलाती है। ठीक है, एक लाइन में लिखे देते हैं। आर लिखे देते हैं, जिस वलय के अशून्य अवयव गुणन संक्रिया के सापेक्ष जिस वलय के अशून्य अवयव गुणन संक्रिया के सापेक्ष क्रम विनिमय वलय बनाते, क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। अरे अशून्य अवयव गुणन संक्रिया के सापेक्ष आबेली समूह बनाते हैं, आबेली समूह बनाते हों, उसे जिस वलय के अशून्य अवयव गुणन संक्रिया के सापेक्ष आबेली समूह बनाते हों, उसे क्षेत्र कहते हैं। उसे क्षेत्र कहते हैं। जिस वलय के अशून्य अवयव गुणन संक्रिया के सापेक्ष आबेली समूह बनाते हो उसे क्षेत्र कहते हैं। समझ गए बात? वलय बोल दिए हैं तो वलय वाली प्रॉपर्टी तो होल्ड होगी। एक्स्ट्रा क्या हो गई? अशून्य अवयव क्या करेंगे? गुणन संक्रिया के सापेक्ष। हाँ, अब लिखो इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसको आप बात करने जा रहे थे। क्या? प्रत्येक क्षेत्र पूर्णांकी प्रांत होता है। सिद्ध कीजिए। हमेशा आती है, 10 लाइन में से नहीं लिखा होगा। सिद्ध कीजिए प्रत्येक क्षेत्र, सिद्ध कीजिए प्रत्येक क्षेत्र एक पूर्णांकी प्रांत होता है, एक पूर्णांकी प्रांत होता है। अब देखो दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, यदि आप दिखा दो, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक क्षेत्र, तो क्षेत्र वह क्षेत्र आपको मिल जाए, यदि कोई क्षेत्र लेकर चलो या दिखाओ कि उसमें शून्य भाजक नहीं है, तो क्या हो जाएगा? पूर्णांकी प्रांत। ठीक है,
पूर्णांकी प्रांत की परिभाषा में क्या है, शून्य भाजक उपस्थित नहीं होता। तो किसी क्षेत्र में यदि शून्य भाजक उपस्थित नहीं है तो वह क्या हो जाएगा, पूर्णांकी प्रांत हो जाएगा। तो यही हम दिखाएंगे कि क्षेत्र में शून्य भाजक का अस्तित्व नहीं है, यानी ए और बी का गुणनफल 0 तभी है जब दो में से कोई एक 0 के बराबर है, तो कहेंगे शून्य भाजक उपस्थित नहीं है। और जब शून्य भाजक उपस्थित नहीं है तो क्या बन जाएगा, ये पूर्णांकी प्रांत बन जाएगा। जब हम परिभाषा लिखवाए थे पूर्णांकी प्रांत की तो उसमें लिखे थे शून्य भाजक का अस्तित्व नहीं है, लेकिन क्षेत्र वाले में तो कुछ नहीं कहे हैं ना, इसका मतलब शून्य भाजक हो भी सकता नहीं भी हो सकता। तो जिस क्षेत्र में शून्य भाजक उपस्थित नहीं है तो वह क्या हो जाएगा, पूर्णांकी प्रांत। तो प्रत्येक तो यही तो दिखाना है कि क्षेत्र में पूर्णांकी प्रांत है, शून्य भाजक उपस्थित नहीं है, शून्य भाजक उपस्थित नहीं है, ये सिद्ध करके दिखाना है। और जब ये दिखा दो कि शून्य भाजक उपस्थित नहीं है तो जो क्षेत्र है तो पूर्णांकी प्रांत हो करेगा, है। ये आया दिखाना है कि कोई आदमी ग्रेजुएशन किया है तो सिद्ध कीजिए 10वीं पढ़ा होगा, ये सिद्ध करना। आज तो ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, कौन वाला, ये वाला। हाँ, ये सब उसके हिसाब से पढ़ा रहे थे, जाने वाले हो तो उसके हिसाब से, ठीक है। वैसे अभी तो बहुत सारे बचे हैं क्वेश्चन, किताब देखो तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तब टाइम मिल गया था आते रहो तो बता देते हैं। वो तो इम्पॉर्टेंट लिखे थे, ठीक है। अभी इसमें एक और थ्योरम है, ठीक है, और वे नहीं पढ़ा पाए हैं, रिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग, रिंग समाकारिता नहीं पढ़ाए, कर्नल ऑफ रिंग, होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को पढ़ा देंगे, अब टाइम मिल गया है तो। वो तो टाइम जैसा था उसके हिसाब से पढ़ा रहे थे, है ना। अब टाइम मिल गया तो क्या दिक्कत है, 30 तक आओ तो पढ़ा देते हैं। सीसी ऑफलाइन नहीं हुई तो अभी तो कोई कंफर्म नहीं है ना, तो जब तक नहीं है तो इम्पॉर्टेंट ही पढ़ाते रहेंगे, जैसे टाइम मिलता जाएगा और पढ़ा देंगे जो क्वेश्चन रहेंगे, जहाँ जब तक टाइम रहेगा, ठीक है। कल पता चल जाएगा सर, कल पता चल जाएगा, ऑनलाइन सीसी है कल। हाँ, अगर लिंक मोबाइल में आ जाएगी ऑनलाइन यहाँ बैठ के तो हम दे सकता हूँ सर, अगर नहीं आई तो फिर चला जाऊँगा। हाँ ठीक है, हो गया, जैसा होगा तो फिर बताना। कल इसीलिए तो हम इम्पॉर्टेंट वाला ही बता रहे हैं, वो नहीं बता रहे हैं रिंग होमोमॉर्फिज्म में भी, ठीक है। हाई इम्पॉर्टेंट वे भी, पर इससे ज़्यादा नहीं है, पर आ सकता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग इम्पॉर्टेंट कई साल आई है थ्योरम, ठीक है। तो टाइम ठीक है, नहीं तो फिर जब कभी आओगे एग्जाम को पहले तो एक आध बार वे करोगे कि नहीं आओगे एग्जाम को पहले, मुश्किल है सर, जाऊँगा तो जून में एग्जाम होगा। हाँ, इस बार मई में भी ले सकते हैं ना, मई में, हाँ ठीक है, हो गया तो और कॉलेज में कुछ पढ़ लेना, कॉलेज तो डेली जाना पड़ेगा। कॉलेज भी जाना तो जो क्वेश्चन नहीं पढ़ाएंगे तो उन्हीं को पूछ लेना वहाँ, क्या और सब समझ में आया है, पर ये थोड़ा सा बता दीजिए कि सुनते नहीं है वहाँ। अरे वहाँ कुछ नहीं, अपने से बता देते हैं। चलो कोई पूछता ही नहीं। चलो देखो, सिद्ध कीजिए प्रत्येक क्षेत्र एक पूर्णांकी प्रांत होता है, ठीक है। प्रूफ करते हैं, यही दिखाएंगे कि इसमें शून्य भाजक उपस्थित नहीं है, बस क्षेत्र में शून्य भाजक उपस्थित नहीं है तो पूर्णांकी प्रांत हो जाएगा, ठीक है। माना एफ प्लस डॉट एक क्षेत्र है, एक क्षेत्र है, तब क्षेत्र की परिभाषा से, क्षेत्र की परिभाषा से, क्षेत्र की परिभाषा से एफ इकाई सहित क्रम विनिमय वलय, एफ इकाई सहित क्रम विनिमय वलय, एफ इकाई सहित क्रम विनिमय वलय है, और एफ के प्रत्येक अशून्य अवयव, और एफ के प्रत्येक अशून्य अवयव का अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम एफ में विद्यमान है।
अतः यह सिद्ध करने के लिए यह सिद्ध करने के लिए यह सिद्ध करने के लिए कि f एक पूर्णांकी प्रांत है, f एक पूर्णांकी प्रांत, f एक पूर्णांकी प्रांत है, हमें यह दिखाना होगा कि f में शून्य भाजक नहीं है, f में शून्य भाजक नहीं है, f में शून्य भाजक नहीं है। तो माना ए बी बिलोंग इन f, माना ए और बी बिलोंग इन f तथा a इज नॉट इक्वल टू 0। इस प्रकार से है, इस प्रकार से है कि ए बी इज इक्वल टू 0, ए बी इज इक्वल टू 0। इसलिए इसका मतलब a जब 0 के इक्वल नहीं है तो a क्या है, अशून्य अवयव हो गया। अब जानते हैं कि f में प्रत्येक अशून्य अवयव के गुणात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व है। तो जब a शून्य के बराबर नहीं है तो a का प्रतिलोम होगा कि नहीं होगा, तो a का प्रतिलोम होगा क्या, a इनवर्स। तो a इनवर्स का गुणा कर दो दोनों साइड में, तो क्या होगा, a इनवर्स a मिलके e बन जाएगा। और 0 का गुणा a इनवर्स के साथ तो 0 ही रहेगा। तो ई बी इज इक्वल टू 0, तो b बराबर 0। तो a का मान शून्य के बराबर नहीं है तो b का मान शून्य हो गया, इसका मतलब शून्य भाजक नहीं है। एक बार हम क्या लेकर चलेंगे, b शून्य के बराबर नहीं है तो b इनवर्स का अस्तित्व होगा। तो b इनवर्स का गुणा कर देंगे इधर राइट साइड में, तो 0 गुणे b इनवर्स, तो b इनवर्स b और b इनवर्स मिलके e, तो ये बराबर शून्य हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं कि जब a का मान शून्य के बराबर नहीं लेकर चलते तो b का मान शून्य हो जाता है, और जब b का मान शून्य के बराबर नहीं लेकर चलते तो a का मान शून्य हो जाता है। इसका मतलब शून्य भाजक उपस्थित नहीं है। दो में से कोई एक 0 के बराबर है। जब a 0 के बराबर नहीं है तो b 0 के बराबर हो गया, और जब b 0 के बराबर नहीं है तो a 0 के बराबर हो गया। इसका मतलब दोनों का गुणनफल 0 तभी है जब दो में से कोई एक 0 के बराबर है। इससे ये बात साबित हो गई कि फील्ड में कोई शून्य भाजक उपस्थित नहीं है, और जब किसी फील्ड में शून्य भाजक उपस्थित नहीं है तो वह क्या हो गया, पूर्णांकी प्रांत, पूर्णांकी प्रांत। इसलिए f में a के गुणात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व होगा। a के गुणात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व होगा, अर्थात a इनवर्स का अस्तित्व होगा। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, 1 के दोनों पक्षों में a इनवर्स का गुणा करने पर a इनवर्स ए बी, a इनवर्स 0, तो ए बी इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार यदि b इज नॉट इक्वल टू 0, तब f में b के गुणात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व होगा, प्रतिलोम b इनवर्स का अस्तित्व होगा। तो ए बी इज इक्वल टू 0, तो b इनवर्स का गुणा कर दो,
ए बी गुणे बी इनवर्स, 0 गुणे बी इनवर्स, ए यहाँ पे बी और बी इनवर्स 0, तो ए इज इक्वल टू 0, तो ए इज इक्वल टू 0। अतः प्रत्येक यदि ए बी इज इक्वल टू 0 तब ए इज इक्वल टू 0 या बी इज इक्वल टू 0। अतः क्षेत्र में शून्य भाजक नहीं है। इस प्रकार क्षेत्र F में शून्य भाजक नहीं है, शून्य भाजक नहीं है। अतः F एक पूर्णांकी प्रांत है। अतः F प्लस डॉट एक पूर्णांकी प्रांत है। इस प्रकार प्रमाणित हुआ कि प्रत्येक क्षेत्र एक पूर्णांकी प्रांत होता है। इस प्रकार प्रमाणित हुआ कि प्रत्येक क्षेत्र एक, इस प्रकार प्रमाणित हुआ कि प्रत्येक क्षेत्र एक पूर्णांकी प्रांत है, पूर्णांकी प्रांत है। अब ये वाला आसान अब लगने लगा थोड़ा सा। सब बनने लगेगा। इस रोज लिख लिख कर पढ़ते भर रहो ना, जैसे अब नोट्स तो बनाते हो अभी ना, अब वहाँ चले जाओगे तब नोट्स तो बने, तो रोज लिखा करो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, ऐसी क्वेश्चन को, इसको एक बार रोज लिखो तो परीक्षा तक में सब बनने लगेगा। कितना आसान है, ठीक है। मोस्ट क्वेश्चन टिक लगाया हो सब। हाँ, मोस्ट सब क्वेश्चन जितना बताए हैं सब मोस्ट हैं, उन्हीं को लिखते रहो। अब दो चार बार जहाँ लगा देता हूँ सब तो अपने आप आने लगता है। पहले बार भी जब लगाता हूँ सर समझ में उतना नहीं आता, फिर एक दो बार लगा लेता हूँ। हाँ, लिखते रहो तो सब समझ में आएगा। उसमें है ही क्या, क्रम विनिमय नियम, असाचार नियम, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व हो गई। किस मीनिंग भर समझ गए तो सब वही चीज़ है। पहली वाले क्रम में तो यही तो है पूरा सा। हाँ, पहले उसका लगाओ, उसको पास में बोलो। देखो टाइप ऑफ रिंग, वलय के प्रकार, वलय के प्रकार। नंबर फर्स्ट एक है क्रम विनिमय वलय। कभी परिभाषा भी आती है, निम्न को परिभाषित कीजिए। क्रम विनिमय वलय कॉम्यूटेटिव रिंग, कॉम्यूटेटिव रिंग। यदि वलय R में गुणा की संक्रिया, यदि इसी वलय में गुणन संक्रिया के सापेक्ष क्रम विनिमय नियम का पालन होने लगे, क्रम विनिमय नियम का भी पालन होने लगे, तब उस वलय को क्रम विनिमय वलय कहते हैं। क्रम विनिमय वलय कहते हैं, क्रम विनिमय वलय कहते हैं। दूसरी परिभाषा इकाई सहित वलय, इकाई सहित वलय।
रिंग विथ यूनिटी, रिंग विथ यूनिटी, रिंग विथ यूनिटी। इसका मतलब जिस यदि किसी वलय में गुणन संक्रिया के सापेक्ष गुणन तत्समक एक का अस्तित्व हो, यदि किसी वलय में गुणन संक्रिया के सापेक्ष तत्समक अवयव एक का अस्तित्व हो, एक का अस्तित्व हो, तो उस वलय को इकाई सहित क्रम विनिमय, इकाई सहित वलय कहते हैं। इकाई सहित वलय कहते हैं। इकाई सहित वलय कहते हैं। ठीक है। अब आता क्या है अगला, शून्य वलय। तीसरा नंबर, शून्य वलय। इंग्लिश में इसको बोलते हैं शून्य वलय को जीरो रिंग या नल रिंग। जीरो रिंग और नल रिंग। नल रिंग, नल रिंग। यहाँ पे लिखो एकल अवयव समुच्चय। एकल अवयव समुच्चय, ऐसे जीरो। हाँ, एकल अवयव समुच्चय, सिंगलटन सेट इंग्लिश में बोलते हैं। सिंगलटन सेट। एकल अवयव समुच्चय जिसमें सिर्फ जीरो भर हो, जो द्विआधारी संक्रमण, जो द्विआधारी संक्रियाओं प्लस और डॉट के साथ जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो एंड जीरो इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो द्वारा परिभाषित है। द्वारा परिभाषित है। द्वारा परिभाषित है, शून्य वलय कहलाता है। शून्य वलय कहलाता है। बूली वलय, बूली वलय, बूलियन रिंग, BOOLEAN, बूलियन रिंग। एक वलय R बूली वलय कहलाती है यदि इसका प्रत्येक अवयव वर्गसम हो। लिखो क्या, एक वलय R, एक वलय R, एक वलय R बूलियन वलय कहलाती है यदि इसका प्रत्येक अवयव, यदि इसका
प्रत्येक अवयव वर्ग सम हो। वर्ग सम का मतलब क्या होता है? वर्ग सम हो, अर्थात ए स्क्वायर बराबर ए हो। वर्ग करें तो जो रिजल्ट है वो अब ए के बराबर रहे। ए का स्क्वायर ए हो, बी का स्क्वायर बी हो, सी का स्क्वायर सी हो, तो प्रत्येक अवयव वर्ग सम हो। फॉर ऑल ए बिलोंगिंग आर, ठीक है। कहने का मतलब रिंग आर के किसी भी अवयव का वर्ग करते हैं तो वही अवयव आ जाता है। तो उससे क्या बोलेंगे? बूली बलय, बूलीन लिखो, बूलीन बलय। बूलियन होगा कि बूलियन? बूलीन स्पेलिंग तो देखिए है ना, BOO बू, बड़ा बू, बूलीन LEAN, बूलियन वाला पढ़ा हूँ सर। बूलियन। Physics में शायद बूलियन। हाँ, तो बूलियन, तो इसको बूलीन पढ़ेंगे। स्पेलिंग क्या है? बूलीन, बूलीन अलजेब्रा पढ़े हो। लिख लिए। एक और है पांचवा, पी बलय, पी बलय, पी रिंग, पी रिंग। एक बलय आर पी बलय कहलाता है। एक बलय आर पी बलय कहलाता है यदि ए की पावर पी बराबर 0, नहीं, ए की पावर पी बराबर ए, और क्या हो? पी की पावर ए बराबर 0 हो। फॉर ऑल ए बिलोंगिंग आर, ठीक है। ए में पावर पी लगा दें तो ए आ जाता हो, अब पी में पावर ए लगाएं तो 0 आता हो। ऐसे बलय को क्या कहते हैं? पी बलय। पी बलय कहेंगे। जैसे ए में पावर 2 लगाए तो ए आ गया, तो 2 बलय कहलाएगा। ए में पावर 7 लगाएं तो ए आया, तो 7 बलय कहलाएगा, ठीक है ना। लिख लेता ना। वो किताब आने दो मेरी, वो कहाँ है? कहाँ? वो ऊपर से दूसरे नंबर वाली, इधर से, इस बीच वाली में। अरे इधर इसके नीचे वाली, इसके नीचे वाली में, अलमारी में, हाँ, दूसरे नंबर वाली। जितना आपकी किताब में सिलेबस है इसमें सब है। 5 यूनिट भी है। ये पहले लगती नहीं थी, यही कॉलेज में लगती थी। पुरानी किताब रखी रही होगी लाइब्रेरी में, तो इसको लगा दिए आपके में। उसमें लास्ट 2 यूनिट निकला हुआ है, और जो बचा है उसी को 5 यूनिट बना दिया गया है। जो है वही सब दिए भी हैं, आपके सिलेबस में लिखा भी है। मेरे बुक में जो है तब वो 5 यूनिट है, पूरा 5 यूनिट। नहीं तो आपके बुक में 5 यूनिट हुए, वो इसके हिसाब से बेसिक फाइनल वाला है, ठीक है। इसमें पूरा है। हाँ, इसमें पूरा है। उसको 2 निकालने के बाद जो 5 यूनिट बनाई गई है, हर एक यूनिट में जो है वही सब है। पुरानी किताब है वो लगा दिए हैं, पहले वाली, ईयरली वाली। और सेमेस्टर जहाँ ऑटोनॉमस कॉलेज रहता तो कॉलेज वाले प्रोफेसर जो चाहें वे लगा सकते हैं, उसी संबंधित, है ना, जब ऑटोनॉमस रहता है। अपने मन से। हाँ, रिंग होमोमॉर्फिज्म लिखो, रिंग होमोमॉर्फिज्म। बलय समाकारिता, बलय समाकारिता, बलय समाकारिता। तो माना R एवं R' 2 बलय हैं तथा F
आर से आर डैश में एक प्रतिचित्रण है, प्रतिचित्रण या मैपिंग, प्रतिचित्रण है, तब यह प्रतिचित्रण, तब यह प्रतिचित्रण या मैपिंग, चित्रण या मैपिंग इंग्लिश में कहते हैं या फलन भी कहते हैं, तब यह प्रतिचित्रण एफ रिंग होमोमॉर्फिज्म कहलाता है। रिंग होमोमॉर्फिज्म कहलाता है। कब कहलाता है? यदि नंबर फर्स्ट एफ ए प्लस बी इज इक्वल टू एफ ए इंटू एफ बी, और दूसरा एफ ए इंटू बी इज इक्वल टू एफ ए इंटू एफ बी, दोनों शर्तों का पालन करें। ठीक है, एफ ए प्लस बी है तो एफ ए प्लस एफ बी हो, और एफ ए इंटू बी है तो एफ ए इंटू एफ बी, दोनों शर्तों का पालन होना चाहिए। एंड लगा दो यहाँ, एंड एफ ए इंटू बी इज इक्वल टू एफ ए एफ बी, तब एफ क्या कहलाएगा? रिंग होमोमॉर्फिज्म। क्या कहलाएगा? रिंग होमोमॉर्फिज्म। रिंग आइसोमॉर्फिज्म, रिंग आइसोमॉर्फिज्म, रिंग आइसोमॉर्फिज्म, वलय तुल्यकारिता, वलय तुल्यकारिता, वलय तुल्यकारिता। तो माना आर व आर डैश दो वलय हैं, माना आर व आर डैश दो वलय हैं, तथा एफ फ्रॉम आर टू आर डैश एक मैपिंग है, एक मैपिंग है, तब मैपिंग एफ है, तब मैपिंग एफ रिंग आइसोमॉर्फिज्म कहलाती है। रिंग आइसोमॉर्फिज्म कहलाती है। कब? यदि नंबर फर्स्ट एफ इज 1 1, एफ इज 1 1, एफ क्या हो? एफ एकाकी हो। दूसरा क्या होगा? एफ इज ऑनटू, एफ आच्छादक। और तीसरा एफ इज रिंग होमोमॉर्फिज्म, एफ इज रिंग होमोमॉर्फिज्म, एफ समाकारिता हो, एफ समाकारिता हो, अर्थात एफ ए प्लस बी इज इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी, एफ ए इंटू बी इज इक्वल टू एफ ए इंटू एफ बी। लिख लिए। वलय समाकारिता की अष्ट, कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म, कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, वलय समाकारिता की अष्टि। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? वलय समाकारिता, समाकारिता की अष्टि, वलय समाकारिता की अष्टि, वलय समाकारिता की अष्टि। रिंग कर्नल ऑफ, के ई आर यानी ई एल, कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, के ई आर यानी ई एल, कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, वलय समाकारिता की अष्टि।
वलय समाकारिता की आष्टी। तो माना R व R डैश दो वलय हैं तथा F R से R डैश में रिंग होमोमॉर्फिज्म है, रिंग होमोमॉर्फिज्म है, रिंग होमोमॉर्फिज्म है, तब रिंग R के उन अवयवों का समुच्चय, उन अवयवों का समुच्चय जो R डैश के तत्समक अवयव, तत्समक अवयव, R डैश के तत्समक अवयव, R डैश के तत्समक अवयव जीरो डैश से संबंधित हो, संबंधित हो, F का कर्नल कहलाता है, F का कर्नल कहलाता है। संबंधित हो, संबंधित हो, कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म कहलाता है, कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म कहलाता है, कहलाता है। इसे कर्नल ऑफ एफ, इसे कर्नल, कर्नल के ER लिख देते हैं, कर्नल और ब्रैकेट में कर्नल ऑफ एफ से या के से डिनोट करते हैं, डिनोट करते हैं, अर्थात कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू, कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू A belong in R such that F is equal to 0, 0, a 0 dash belong in R, 0 dash R का तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है, अवयव है, जहाँ 0 डैश R डैश का तत्समक अवयव है। वैसे भी आप जानते हो, जैसे कर्नल ऑफ है होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप था, तो वैसी प्रकार से यहाँ भी है। वहाँ G और G डैश रहते थे, यहाँ क्या हो गया, R और R डैश हो गए हैं बस, ठीक है। तो R और R डैश दो रिंग हैं तथा F R से R डैश में एक मैपिंग है, ठीक है। तो R के उन अवयवों का समुच्चय A B C जो R डैश के तत्समक अवयव से संबंधित हो, वे क्या कहलाएगा, F का कर्नल। वहाँ G और G डैश लेते थे, यहाँ R और R डैश, वहाँ ग्रुप रहते थे दोनों G और G डैश, यहाँ क्या रहते हैं, रिंग। कोई आ गए हैं क्या? अच्छा, आपको लेने वाले तो नहीं आ गए? अरे वहाँ पे बैठा है। अच्छा, बैठा है? जी सर। कौन लड़का है भाई? अच्छा, वेट कर रहा है आपका? हो गया सर, वो बैठा ही रहेगा जब तक क्या होगा, हैं? मिल गया था रास्ते में, तो गाँव पे। देखो, वैसे लाता होता किसी में नहीं सर, अब दोबारा ये गाँव पे। चलो लिख ले इसको। तो समझ में आ गए ना कि R के उन अवयवों का समुच्चय जो R डैश के तत्समक अवयव से संबंधित हो, F का कर्नल कहलाता, F का कर्नल कहलाता।
अगली थ्योरम देखो। थ्योरम ये है, एक वलय R से वलय R डैश तक एक समाकारिता की अष्टी R की गुणजावली होती है। थ्योरम गुणजावली भी जान चुके, अष्ट भी जान चुके। अब थ्योरम है, एक वलय R से वलय R डैश तक, एक वलय R से वलय R डैश तक एक समाकारिता की अष्टी, एक समाकारिता की अष्टी, समाकारिता की अष्टी R की गुणजावली होती है, गुणजावली होती है। R की क्या होती है? गुणजावली। ठीक है, तो आपको क्या बताए थे, R एक रिंग है, यस इसका एक अरिक्त उपसमुच्चय है। तो यस गुणजावली कब कहलाता है? जब R बिलोंग इन R और यस बिलोंग इन यस। तो R और यस बिलोंग इन यस हो और यस और R बिलोंग इन यस हो। ठीक है, और साथ ही A और B बिलोंग इन यस हो, तो A माइनस B बिलोंग इन यस आ जाए, तो यस क्या कहलाता है? गुणजावली। ठीक है, पहली शर्त ये दिखाना पड़ता है कि ए बी बिलोंग इन यस हो तो ए माइनस बी बिलोंग इन यस, और दूसरी शर्त ये है कि आर बिलोंग इन आर और यस बिलोंग इन यस। तो आर यस बिलोंग इन यस और यस आर बिलोंग इन यस, तो क्या हो जाएगा वही? गुणजावली। तो यहाँ यस का काम किसको, यस के स्थान पर किसका उपयोग करें? कर्नल ऑफ एफ का। तो कर्नल ऑफ एफ के दो एलिमेंट लें ए बी, तो दोनों का अंतर है, कर्नल ऑफ एफ को बिलोंग कर जाए। और यहाँ पे R बिलोंग इन R लें और यस बिलोंग इन कर्नल ऑफ एफ लें, तो आर यस बिलोंग इन कर्नल ऑफ एफ और यस आर बिलोंग इन कर्नल ऑफ एफ है, तो कर्नल ऑफ एफ क्या हो जाएगा? गुणजावली। ठीक है, यस के स्थान पे किसका उपयोग करना है? कर्नल का। ठीक है, समझ गए ना? तो प्रूफ करते हैं इसको, प्रूफ। तो दिया है R एवं R डैश दो वलय हैं तथा F माना F R से R डैश में रिंग होमोमॉर्फिज्म, रिंग होमोमॉर्फिज्म है, रिंग होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तब R के उन अवयवों का समुच्चय जो R डैश के तत्समक अवयव जीरो डैश से संबंधित हों, जीरो डैश से संबंधित हों, तत्समक अवयव जीरो डैश से संबंधित हों, एफ का कर्नल कहलाता है, अर्थात कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या होगा? ए बिलोंग इन आर सच दैट एफ इज इक्वल टू जीरो डैश, जहाँ जीरो डैश आर डैश का तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है, एफ का कर्नल कहलाता है, अर्थात कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू ए बिलोंग इन आर, एफ इज इक्वल टू जीरो डैश, जहाँ जीरो डैश आर डैश का तत्समक अवयव है। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है
तब हमें सिद्ध करना है कर्नल ऑफ एफ वलय आर का, वलय आर की गुणजावली है, गुणजावली है। तो हमें सिद्ध करना है कर्नल ऑफ एफ वलय आर की गुणजावली है। ठीक है, वलय आर की क्या है, एक गुणजावली है। तो चूंकि एफ आर से आर डैश में रिंग होमोमॉर्फिज्म है, इसलिए एफ जीरो बराबर जीरो डैश इम्प्लाइज जीरो बिलोंगिंग कर्नल ऑफ एफ। एफ जीरो बराबर जीरो डैश होता है, इसलिए जीरो कर्नल ऑफ एफ का एलिमेंट होगा, क्योंकि जो एलिमेंट जीरो डैश से संबंधित होते हैं वे कर्नल के एलिमेंट कहलाते हैं। एफ जीरो बराबर जीरो होता है यदि एफ आर से आर डैश में रिंग होमोमॉर्फिज्म है। तो ऐसी कंडीशन में जीरो में एफ लगाओगे तो जीरो डैश आएगा, तो कम से कम एक एलिमेंट तो कर्नल ऑफ एफ में मिल ही रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कर्नल ऑफ एफ में कोई एलिमेंट ही ना हो, यानी कर्नल ऑफ क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। तो इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ, कर्नल ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू फाई, अर्थात कर्नल ऑफ एफ एक अरिक्त कर्नल ऑफ एफ आर का एक अरिक्त उपसमुच्चय है, अरिक्त उपसमुच्चय है। इसमें कुछ ना कुछ अवयव हैं, ऐसा नहीं खाली पड़ा है। ठीक है, कुछ ना होगा तो जीरो तो हो करेगा। तो माना दो एलिमेंट मानते हैं, माना ए और कामा बी बिलोंगिंग कर्नल ऑफ एफ। तो ए में लगा देंगे एफ तो क्या आ जाएगा, जीरो डैश, और बी में लगा देंगे एफ तो क्या आ जाएगा, जीरो डैश। ठीक है, तो एफ ए माइनस बी पर हम विचार करते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एफ और यहाँ पे ए प्लस माइनस बी ऐसे लिख सकते हैं। और एफ रिंग होमोमॉर्फिज्म है, तो एफ अलग अलग चला जाएगा कि नहीं, तो क्या होगा, एफ ए प्लस एफ माइनस बी, तो एफ ए और ये क्या होगा, प्लस माइनस मिलकर माइनस ही हो जाएगा, तो ये होगा माइनस एफ बी। तो ये क्या है, जीरो डैश, और ये क्या है, जीरो डैश, बराबर क्या आ गया, जीरो डैश। इसका मतलब क्या हुआ कि ए माइनस बी में एफ लगाने से जीरो डैश आ रहा है, तो इसका मतलब ए माइनस बी बिलोंगिंग कर्नल ऑफ एफ। ठीक है, जिस एलिमेंट में एफ लगाओ जीरो डैश आ जाए वही एलिमेंट कर्नल का कहलाएगा। ठीक है, यहाँ देखो ना, एफ इज इक्वल टू जीरो डैश है, एफ बी इज इक्वल टू जीरो डैश है, जीरो डैश लिखते तो अंतर जीरो डैश ही होगा, तो ए माइनस बी बिलोंगिंग कर्नल ऑफ एफ। तो पहली शर्त संतुष्ट हुई गुणजावली की। इस प्रकार गुणजावली की पहली शर्त संतुष्ट हुई, इस प्रकार गुणजावली की पहली शर्त संतुष्ट हुई। अब दूसरी शर्त लेकर चलते हैं। दूसरी शर्त का पालन हो गया तो क्या होगा, कर्नल ऑफ एफ गुणजावली हो जाएगा। ठीक है, तो माना आर बिलोंगिंग आर और ए बिलोंगिंग कर्नल ऑफ एफ, ए बिलोंगिंग कर्नल ऑफ एफ। तो जब ए बिलोंगिंग कर्नल ऑफ एफ, तो ए में लगा दोगे एफ तो क्या हो जाएगा, जीरो डैश। कर्नल की परिभाषा से कोई एलिमेंट कर्नल का कब कहलाएगा, जब उसमें एफ लगाओगे तो जीरो डैश आता हो तब कर्नल कहलाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, एफ आर इंटू ए पर विचार करते हैं, तो एफ क्या है, समाकारिता है। तो क्या होगा, एफ आर और एफ ए अलग अलग हो जाएगा, प्लस में भी होता है इंटू में भी होता है, पर परिभाषा बताए ना है। यदि एफ आर से आर डैश में रिंग होमोमॉर्फिज्म है तो ये का दो कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, पहला एफ ए प्लस बी तो एफ ए प्लस एफ बी, और दूसरा एफ ए इंटू बी तो एफ ए इंटू एफ बी। ये ना है परिभाषा, दोनों कंबाइन फॉर्म है। तो यहाँ पे आर इंटू ए तो क्या होना चाहिए, एफ आर एफ ए, और यहाँ एफ ए इज इक्वल टू क्या है, जीरो डैश।
तो क्या हो जाएगा, एफ आर ए इज इक्वल टू, यहाँ पे एफ आर तो लिख दिए, यहाँ पे क्या लिख दोगे, 0 डैश। अब 0 डैश का गुना कर दोगे तो सब 0 हो जाएगा, तो आर ए इज इक्वल टू 0 डैश। तो आर ए में एफ लगाने से 0 डैश आता है, इसका मतलब आर ए किसका एलिमेंट होगा, कर्नल का। किसका एलिमेंट होगा, तो इम्प्लाइज आर ए बिलोंग इन कर्नल ऑफ एफ। इसी प्रकार किसमें लगाते हैं, ए आर में लगाते हैं एफ, तो क्या होगा, एफ ए इंटू एफ आर बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल ऑफ रिंग होमो, बाय डेफिनेशन ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, बाय डेफिनेशन ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म बलस समाकारिता की परिभाषा से। तो ये क्या हो जाएगा, एफ ए इज इक्वल टू, यहाँ देखो ना, एफ ए इज इक्वल टू 0 डैश है, तो यहाँ 0 डैश इंटू एफ आर लिख दोगे तो सब 0 डैश हो जाएगा। तो एफ ए आर इज इक्वल टू 0 डैश, इसका मतलब क्या हुआ, ए आर बिलोंग इन कर्नल ऑफ एफ। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं क्या देखते हैं कि आर स्मॉल आर बिलोंग इन आर, ए बिलोंग इन कर्नल ऑफ एफ। तो ए आर ए बिलोंग इन कर्नल ऑफ एफ, ए आर बिलोंग इन कर्नल ऑफ एफ। इस प्रकार कर्नल ऑफ एफ में गुणजावली की दूसरी शर्तों का, दूसरे प्रतिबंध का भी पालन होता है। इस प्रकार कर्नल ऑफ एफ में गुणजावली के दूसरे प्रतिबंध का भी पालन होता है। इस प्रकार कर्नल ऑफ एफ में गुणजावली के दूसरे प्रतिबंध का भी पालन होता है। अतः कर्नल ऑफ एफ रिंग आर का रिंग आर की गुणजावली है, क्या है, गुणजावली है। लिख ले।